हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई। जैसे कि हमने वादा किया था, आप सभी के लिए साइंस की सीरीज़ लेके आएंगे क्लास टेंथ के बच्चों के लिए, जो क्लास टेंथ में इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उन सभी के लिए। तो आज हमारी सीरीज़ का पहला दिन है। हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन चैप्टर करने जा रहे हैं। और जो बच्चा हमारे चैनल में ये चैप्टर पढ़ेगा, जो बच्चा हमारी इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरी अपनी कंसंट्रेशन से देखेगा, उस बच्चे को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये हमारी गारंटी है। लेकिन शर्त वही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो हम चीज़ें कहेंगे वो आपको करनी पड़ेंगी और वो आपको माननी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था आप सभी को कि हमें अपने टीचर को, अपने दोस्त को, अपने मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। इसीलिए हम जो रूल्स आपको बताएंगे, जो चीज़ें आपको बताएंगे वीडियो देखते वक्त, जो आपने करनी है वो सभी आपने ब्लाइंडली फॉलो करनी है जो हम कहेंगे। तो जो बच्चा ये फॉलो करेगा उसको ईयर के एंड तक इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये हमारी गारंटी है, ये 100% है। ठीक है, तो आप सभी को मैं वीडियो शुरू होने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ। रूल्स हमारी वीडियो के रूल्स में पहला रूल हमारा होगा मेक नोट्स साइड बाय साइड। जो बच्चा वीडियो देखते समय नोट्स बना रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो को देख के। जो बच्चे से केवल सुन रहे हैं उनके लिए फ़ायदा तो होगा, लेकिन उतना ही नहीं होगा। जो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो रिवाइज़ भी करना है उनको। नोट्स को रिवाइज़ करना हमारा काम है, हमें नोट्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो रूल है कंसंट्रेशन, वो अपनी पूरी रखनी है हमारी क्लास में। राइटिंग पे मत जाना, ये थोड़ी सी हो जाती है इधर उधर से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। वो तो आपको पता ही है लड़कों की राइटिंग कैसी होती है। ठीक है, ये कुछ हमारे नोट्स हैं जो अपने रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और इन्हीं रूल्स के साथ अगर आप चलोगे, हमें ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तो आपके अच्छे नंबर हम अपनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आज हम ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कौन से हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसका नाम है टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, फिर जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम रिबन के बारे में। उसकी एक केस स्टडी आती है हमारे चैप्टर में। मोस्टली लोग नहीं कराते हैं इसके बारे में, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे क्योंकि आपको पता ही है हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, तो दैट्स वाई। फिर उसके बाद हम हाउ टू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना है, क्या ज़रूरत है उसको बैलेंस करने की और कैसे बैलेंस करना है। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो ये सारे टॉपिक है जो आज कोई हम वीडियो में कवर करेंगे, और जो टॉपिक बच जाएंगे वो हम अगले पार्ट के, इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप सभी के लिए देखने को भी मुश्किल होगा, क्योंकि इतना टाइम इंटरेस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए।
तो थोड़े टाइम बाद आप सभी की आदत पड़ जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज़ के, ज़्यादा ज़्यादा टाइम अपने चैप्टर्स को रीड करना, उसके बारे में जानना, उसके बाद में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। वैसे वैसे हम अपने वीडियोस की टाइमिंग इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप इजीली शिफ्ट हो पाएंगे अपने कंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन के बाहर। तो हमने टॉपिक्स डिस्कस कर रही हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं टॉपिक्स को वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए। तो पहला चैप्टर टॉपिक जैसे आपको पता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ चेंजेस। आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो टाइप्स की चेंजेस हमें देखने को मिलती है, जो होती हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरी होती है केमिकल चेंज। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके हमारे चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हमारे चैप्टर में पिछली क्लासेस से रिलेट करने के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है फिजिकल चेंज। ये क्या होती है मैं अभी बताता हूँ आप सभी को। ये फिजिकल चेंज वो होती है जो चेंज किसी भी चीज़ के फिजिकल अपीयरेंस में आई हो, उसका अपीयरेंस चेंज हुआ हो लेकिन वो खुद चेंज ना हुई हो। इसको हम अगर साइंस की वर्डिंग में लिखे, जो हमारी बुक्स में लिखी आती थी, उसको हम इससे कह सकते हैं कि नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, पहले तो हमारा ये बताएंगे। और दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी कि अगर कोई भी ये चेंज हुआ है इट कैन बी रिवर्स्ड, वो वापस उसी पुरानी फॉर्म में आ सकता है जिसमें उससे वो चेंज होके गया था। आपको एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अच्छी तरह से नहीं की है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से की होगी वो अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे इसके बारे में। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता देता हूँ। एग्जाम्पल है हमारी, जैसे कि वाटर को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया और वो बन गया आइस, और अब वो आइस है आपने बाहर रख दी, तो आइस से आप वापस रिवर्स करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है। इसमें वाटर से आइस बनी है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। आइस इसी की वाटर की ही एक फॉर्म है, इसी को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। इससे हम पहले वाटर से आइस चले गए, फिर आइस से वाटर चले गए वापस। ये सारा कुछ हम रिवर्स कर सकते हैं, जो कुछ हमने पहले किया था उसे रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी चेंज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है, आपको पता ही है, केमिकल चेंज। ये क्या होती है भाई साहब, इसके बारे में भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। ये फिजिकल चेंज से लड़ी हुई है और जो फिजिकल चेंज करती है ये उसका उल्ट करती है। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है। ये टोटली डिफरेंट है फिजिकल चेंज से। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है उसे हम पुरानी पोजीशन पे नहीं रिवर्स करते, कैनॉट रिवर्स्ड। ठीक है, ये हम की पॉइंट लिख रहे हैं। आपने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेने हैं। आपने ऐसा नहीं सोचना कि जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखना है। ये स्पून फीडिंग होगी। आप 10th क्लास में आ चुके हैं, अपने आप से नोट्स बनाना सीखिए। अभी केमिकल चेंज आपने किया है तो इसके बारे में आप एग्जाम्पल भी जान लो। ये भी आपको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है हम ऐसे लिख रहे हैं। जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कुछ आता है उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं, ब्रो सभी को साथ लेके चलेंगे। तो हम एग्जाम्पल देते हैं आपको जिससे आप टीनेजर अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, हमारे थे टिंकू भैया की सेटिंग ने दिया उनको लेटर और गलती से हो गया उनका ब्रेकअप। तो टिंकू ठहरा जज्बातों से घिरा हुआ, उसने लेटर को लगा दी फायर, पुष्पा भैया लगा दिए उसको, और लेटर का बन गया ऐश। अब टिंकू भैया ठहरे भोले आदमी, अभी उनको क्या पता था कि ऐश की
लेटर को वो वापस करना था, लेकिन अभी तो बड़े दुविधा में फंस गए क्योंकि लेटर से एस से वो लेटर में चेंज नहीं कर पा रहे थे। कर भी कैसे ले भाई, वो तो केमिकल चेंज हो गई ना, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हमने पढ़ा ना यहाँ पे। तो अभी टिंकू भैया फंस चुके हैं, वह एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो अभी बच्चों केमिकल चेंज का आपने अच्छा एक एग्जाम्पल देख लिया है। वो रिवर्स नहीं होता, लेटर की जगह आप पेपर भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स। कई बार घर वाले चेक कर लेते हैं भाई पेपर ही लिखना, अरे कहीं आपके पिताश्री हमको भी डांट दें ना भाई, कृपया करके लेटर की जगह पे पेपर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है भाई? अभी आपने केमिकल चेंज पढ़ा ना, ये उसी से रिलेटेड है। मैंने आपको चेंजेस के बारे में इसीलिए पढ़ाया ताकि आप रिलेट कर पाओ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी आप अच्छे से समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिनसे क्या फॉर्म करता है, न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल केमिकल चेंज की तरह, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए, एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन है, ये सपोर्ट करता है कंबशन नहीं लिखेंगे, फायर लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, ये भी सपोर्ट करता है फायर को। लेकिन जब H2 प्लस O2 को साथ मिला के हम H2O बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये वाटर बन जाता है। तो वाटर न्यू सब्सटेंस तो बन गया, न्यू सब्सटेंस, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये अगला पॉइंट है न्यू प्रॉपर्टीज़। हाँ, ये इसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ भी है। H2O ये सपोर्ट नहीं करता है, नॉट सपोर्ट फायर। तो इसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन में नई चीज़ें बनती है। अभी आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन हो तो जाती है, लेकिन इसमें असल में होता क्या है, क्या? अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं जो आपका है, ये सभी आप नोट्स में लिखे। व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन? क्या हो जाता है कि भाई हाइड्रोजन भी कंबशन का सपोर्टर, O2 भी कंबशन का सपोर्टर, लेकिन वाटर उसके टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये क्यों होता है? ये क्यों नहीं, इसमें क्या हो जाता है, जादू हो जाता है। ये दो गैसेस थी और उससे बाद में लिक्विड बन गया, नहीं, जादू नहीं होता है। हमारे पास जो होता है वो साइंस, जो लॉजिकली आंसर है, हमने हर चीज़ का लॉजिकली आंसर है हमारे पास। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंज, स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकते हैं, और साइंस में कोई भी स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस नेम के सिवाय जो आप नेम्स लिखते हैं उनके स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों के आपको स्पेलिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और उसी से कोई नए प्रोडक्ट फॉर्म कर जाते हैं रिएक्टेंट से। कहाँ से? रिएक्टेंट से। तो ये भाई कोई जादू नहीं होता, कोई जादू टूना नहीं होता। जो सिर्फ इस चीज़ में खेल है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। जो जादू टूने भी होते हैं वो भी साइंस की मदद से ही होते हैं, तो साइंस के बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है भाई? अभी हमने पहले केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब केमिकल इक्वेशन क्या है ये? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या
होती है। तो सपोज कीजिए आपने केमिकल रिएक्शन होते हुए देख लिया, केमिकल रिएक्शन होते हुए देख लिया, और अभी आपने किसी को बताना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कैसे बताएंगे? तो कैसे बताएंगे, वो तरीका ही है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है लेकिन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन की बात ही कर रहे हैं, उसी को किसमें, सिंबल्स। सिंबल्स में हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे उस रिएक्शन को, ताकि हमारे सामने वाले को पता लग जाए कि कैसे हुई है रिएक्शन। ठीक है, तो सिंबल्स में हम कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H, ऑक्सीजन उसका सिंबल है O, कार्बन उसका सिंबल है C। जैसे कि अभी जब रिएक्शन हो गई वाटर, वाटर का सिंबल है H2O। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सिंबल है CO2। ये सभी सिंबल होते हैं, सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम केमिकल, हम हर बार ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्टेड विद दिस। अगर हम इसे लिखने बैठ जाएं, पेपर में लिखने बैठ जाएं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन बनाई गई है। तो केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू हेल्पफुल। ठीक है, इसी के बाद से हम केमिकल इक्वेशन में, जैसे कि हमने एक केमिकल इक्वेशन में ही एक सब टॉपिक है, जैसे कि हम आपसे सामने एक देखिए, आपके सामने हम लिखते हैं एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। मैं हर बार यही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप, ये इजी एग्जांपल है और आप इजीली रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें ये H2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अभी आप देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं इसके बारे में, रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होते हैं? चीजें इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। जैसे कि हमारी ऊपर वाली ये है इक्वेशन, इसमें है H2 और O2। एग्जाम्पल H2 एंड O2। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय रिएक्शन। जो चीज़ रिएक्शन में रिएक्टेंट से मिलकर बनी हो उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में है, प्रोडक्ट है हमारा H2O, जो कि है वाटर, H2O वाटर। ठीक है, अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा ये टॉपिक हो चुका है और हमारा अगला टॉपिक अभी आपको बताते हैं कौन सा वाला है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है केस स्टडी ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये आपकी एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट है और इसी के ऊपर बेस्ड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया गया है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इस मैग्नीशियम रिएक्शन की मैग्नीशियम रिबन की केस स्टडी इस प्रकार है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। सबसे पहला स्टेप है हीट कर देते हैं मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, इसमें हमें जो बताया गया है, सब पहला स्टेप ये नहीं होता, उससे पहले भी एक स्टेप होता है। ठीक है, फिर जो स्टेप होता है
वो स्टेप नहीं, फिर उसके बाद जो होता है कि वो कैच फायर हो जाता है, उसके आग लग जाती है उसके ऊपर और वो बर्न करता है, बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। वो एक सफ़ेद कलर की चमकदार चीज से जलता है, जो अगर हम अपनी आंखों से देखें, वैसे आंखें तान तान के देख रहे हैं, ड्राइंग पे मत जाना भाई, पहले ही कह रहा हूँ, और वो हमारी आंखों को ख़राब कर देगी। इसीलिए हमें ग्लासेस पहनते हैं जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें एक स्टेप को याद रखना है, स्टेप 0। ये पहला स्टेप है। इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि क्लीन मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जब पड़ा होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और फॉर्म करता है MgO। इसकी एक वाइट लेयर उसके ऊपर जम जाती है, जो क्या करती है, रेजिस्ट कर देती है बर्निंग, उसकी बर्निंग में रेजिस्ट करती है, वो दिक्कत पैदा करती है। इसीलिए क्लीन किया जाता है रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बिफोर बर्निंग, ताकि हम इजीली उसे बर्न कर पाएँ और अपनी एक्टिविटी आगे बढ़ा सके। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उस समय जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। Mg जब बर्न किया जाता है O2 के साथ और उसे हीट किया जाता है, मतलब बर्न किया जाता है, तो हमें मिलता है MgO। ठीक है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि वाइट इन कलर होता है। और जब ये बर्न होता है तो ये वाइट इन कलर वाला जो होता है सब्सटेंस जो क्रिएट हुआ है वो नीचे गिर जाता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे 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 छोटा छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो मैग्नीशियम रिबन के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी से ये एक्टिविटी आपको स्कूल वाले कराएंगे, वो एक्टिविटी आपने अच्छी तरह से करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे वाला टॉपिक है उसके बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हाउ टू नो अबाउट occurrence of केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें बेसिक सी चीज़ जाननी होगी कुछ, वो है, मैं अभी बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ चीज़ें होंगी जो डेफिनेटली होने वाली है। अगर उनमें से कोई एक भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है होती हुई, तो आप समझ जाना कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवोल्यूट हो रही है, गैस निकल रही है, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपको पता है कि कैसे होती है गैस इवोल्यूशन, मतलब आपको कोई गैस निकलती हुई आपको पता लग रहा है कि वो निकल रही है। कैसे पता लगेगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर में, कि हमें कैसे पता लगेगा किसी गैस के बारे में। वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा इसमें रिएक्शन में। अगर कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट होता है कि अगर रिएक्शन में एक सॉलिड सा सब्सटेंस जो डिसॉल्व ना हो रहा हो उस लिक्विड में, तो उसे हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, वो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है, अगर रिएक्शन होने के बाद चेंज हो रहा है इन कलर, अगर कलर में चेंज आ रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन होने के बाद जहाँ फिर हो रहा है तब
आपके सराउंडिंग में, उसकी सराउंडिंग में टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। फिर हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट। अगर उसकी स्टेट, अगर वो पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है जब भी आपको कोई पता लगाना है कि कोई रिएक्शन अकर हो रहा है या नहीं। तो आपने ये चीज़ें चेक कर रही हैं, अगर इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास अकर कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। उसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करना। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बेसिक सा रूल है जो केमिस्ट्री में, देखिए केमिस्ट्री रूल्स के बिना अधूरी है। चाहे केमिस्ट्री रूल्स को फॉलो करें ना करें, लेकिन रूल्स तो बहुत हैं भाई इसमें। तो हमारा जो इसमें एक रूल है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा। इस लॉ में क्या कहता है, ये लॉ जोसेफ एल लेवियोसर के द्वारा दिया गया है 1974 में। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, हिस्ट्री नहीं जाननी है, हम साइंस कर रहे हैं। तो इसी में हम आप कहेंगे कि जो रिएक्शन होता है और उसमें जो मास होता है किसी प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, वो तो ना ही लूज होता है और ना ही गेन होता है। मतलब मास कैन neither be created nor destroyed। हमने मास को कंजर्व रखना है। जो रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ों का मास था उसी को हमने दूसरी तरफ रखना है, जो प्रोडक्ट साइड होगी। दोनों की तरफ मास जो होगा वो सेम होगा। यही एक ज़रूरत है कि हमें हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग इसीलिए ज़रूरत है ताकि हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाएँ। हर एक केमिकल रिएक्शन जो भी बन रही है उसे ये लॉ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम बैलेंसिंग सीखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है, देखिए हमने ये रिएक्शन कर रहे थे H2 + O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड पे है वो 2 है और प्रोडक्ट जो है वो भी 2 ही है। लेकिन बात जब आती है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन है 2 और इधर है ऑक्सीजन 1। ठीक है, लेकिन हमें जैसे कि आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह से हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तक जो हम ये कर रहे थे, मैं इसीलिए बैलेंस नहीं कर रहा था ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा घूम ना जाए, आप धीरे धीरे यहाँ पे आए, कंसेप्ट को कैच कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसे सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं। स्टेप्स आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने करना है वो है एक टेबलवा बना लेना है। क्या चीज़? टेबल। उसमें हमने ऐसे लाइन लगा देनी है, जितने प्रोडक्ट हैं उनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि है यहाँ पे नेम, एन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट शॉर्ट फॉर्म, और इधर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले H, रिएक्टेंट साइड पे कितने थे? 2, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे कितने थे? 1 नहीं 2 ही थे। और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड पे थे 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास थे 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपने ये वाला नंबर और ये वाला नंबर चेंज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, और ना ही इसके आगे लिख सकते हैं। इसके आगे नहीं लिखेंगे, हम पूरे प्रोडक्ट के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम
रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं तो प्रोडक्ट साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, लेकिन इसी के साथ क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन जो ऊपर था इसको ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो गए हैं और इस तरफ ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन की हमने ये वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये भी 4 हो गया। अब देखिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है रिएक्टेंट साइड पे, ये तो सेटिस्फाई हो गया और प्रोडक्ट भी है 4 हो गए, ठीक है। O2 जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 है और इस साइड पे आके भी 2 O2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 2 हो गए। तो हमने ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आप थोड़ा सा और समझ पाएंगे इस चीज़ को। जैसे कि हम जो अगली रिएक्शन करते हैं उसका नाम है, वो रिएक्शन का नाम नहीं है भाई लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि है हमारे पास H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl। आप देख सकते हैं यहाँ पे H2 है, CH यहाँ पे एक ही है, C2 है, C यहाँ पे भी एक ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 जो हमने पिछली बार में भी किया था उसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, इसमें हम लिखेंगे नेम, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा जो है रिएक्टेंट H है और दूसरा हमारा जो रिएक्टेंट है वो है Cl। रिएक्टेंट साइड पे H कितने हैं 2, और क्लोरीन कितने हैं वह भी 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे H कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कितने हैं वो भी 1। तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे देखिए यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है। तो ऐसा क्या करें हम कि ये इसको सेटिस्फाई कर ले। ऑब्वियसली हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। HCl इसके 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो इसी से साथ ऑटोमेटिकली Cl के भी प्रोडक्ट के में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन होगी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 थे, प्रोडक्ट साइड पे भी क्लोरीन 2 है। तो ये हमने बैलेंस कर दिया और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, HCl2 गिव्स यू 2HCl। ये हमने बैलेंस कर दिया। आपको अगर ये समझ नहीं आया तो पीछे रिवाइंड करके आप ये दोबारा से देख लीजिए, आपको यकीनन ये समझ आ जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसी चीज़ के हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। NCERT में बहुत सारे NCERT क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड, जिससे आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसका बहुत बार होता है कि क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में और कई बच्चों को ये आता नहीं होता। ये बहुत बच्चे डरते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि बैलेंसिंग तो पता नहीं क्या ही रॉकेट साइंस है, लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट है और ये तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस 10th में भी स्किप करने की कोशिश करते हैं, पहले तो इसे करना नहीं है स्किप। अगर आप इसे स्किप करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो +1 में आके अगर आप साइंस लेने जा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये बेस चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, तो इनको हमने छोड़ना नहीं है, इनको भी हमने साइड बाय साइड करना है, ठीक है। तो हमने बैलेंसिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक DPP दे दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिनमें आप कुछ बैलेंसिंग करने के लिए दिए गए होंगे क्वेश्चंस, होमवर्क में दे दूंगा, आपने वो कर लेने हैं, ठीक है। ये इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो पीछे करो और दोबारा से वीडियो देखो। अभी हमारा आज के दिन का बस छोटा सा टास्क रह गया है, बस लास्ट टॉपिक है, वो है अभी बताते हैं आपको। रुको जरा, सब्र करो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ टाइप्स की होती हैं केमिकल रिएक्शंस।
इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, अब अगली वीडियो में हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में हमने बताया है, अगली वीडियो में करेंगे, किसी ने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके आगे हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रीडॉक्स रिएक्शन। ये सभी टाइप हैं केमिकल रिएक्शन की जो इस साल हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसको हम अच्छी तरह से अगली बार अगले इस चैप्टर के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे अच्छे से, और आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएँ, क्रिस्टल क्लियर कर पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं भी कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा। This is business. और मिलते हैं हम इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।